हेलो बच्चों, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बीम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बताऊंगा आपको बीम। हमने माना कि ये कोई बीम है जिस पर कोई लोड आ रहा है यहाँ से, ठीक है, जिस पर कोई लोड आ रहा है। तो जब भी किसी बीम पर भार लगता है तो उसकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, वो अपनी सीसी से थोड़ा झुक जाता है, कुछ इस टाइप में थोड़ा झुक जाता है। तो बच्चों, जब ये कंडीशन होती है बीम की, ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल अक्ष है, ये आपकी क्या है, न्यूट्रल अक्ष, ठीक है। इससे न्यूट्रल अक्ष से जो ऊपर का क्षेत्र होता है वो आपका होता है कंप्रेसिव जोन। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और जो नीचे का क्षेत्र होता है न्यूट्रल अक्ष से, वो होता है आपका टेंशन जोन। इसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है वो हमारी पिछली क्लास देख लें, उनमें आपको ये डिटेल से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कंक्रीट होती है वो अपनी संपीड़न जोन में तो अपनी पर्याप्त सामर्थ्य रखती है, लेकिन जो उसका टेंशन जोन होता है उसमें वह बहुत ही वीक होती है। तो इस कारण से जो आपका टेंशन जोन होता है इसमें हम स्टील की बार डाल देते हैं, जिस रेनफोर्समेंट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इस स्टील की बार इसमें डाल देते हैं, जैसे कि इस प्रकार यहाँ पर डली हुई है, तो जब इसमें हम रेनफोर्समेंट डाल देते हैं इसके टेंशन जोन में, तो इसे हम बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, ठीक है। एकल प्रबलित कंक्रीट धर्म बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक बीम का सेक्शन बना हुआ है। इसमें क्या है, जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये इसकी चौड़ाई है इस बीम की, ठीक है। और यहाँ से एंड सिरे से एंड सिरे तक की जो दूरी है ये आपकी इसकी कुल गहराई है, ठीक है। तो और जो यहाँ से धरन के ऊपरी सिरे से जो आपका प्रबलन क्षेत्र है, जो बार्स डली हुई है, इनकी जो सेंटर तक की जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। इसे हम डी से डिनोट करते हैं। और बार्स के सेंटर से बीम के निचले सिरे तक की जो दूरी है इसे हम बोलते हैं कवर। कवर क्यों दिया जाता है, जो आपका रेनफोर्समेंट होता है इसे अग्नि, ताप, वायु आदि से बचाने के लिए, जो कि इसके लिए हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कि जंग लगना, उनसे बचाने के लिए हम इसमें कंक्रीट का एक उचित मोटा कवर देते हैं, जिसकी माप हम 1.5 से 2 गुना जो आपका बार होता है उसका 1.5 से 2 गुना उसका हम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी बार 20 mm की है, ठीक है, तो इसका साइज, कंक्रीट के कवर का साइज हम 40 mm का लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस क्षेत्र के बारे में, ठीक है। ये आपकी न्यूट्रल अक्ष है। न्यूट्रल अक्ष से जो नीचे का क्षेत्र है वो आपका टेंशन जोन है, और जो न्यूट्रल अक्ष से ऊपर का जोन है वो आपका कंप्रेसिव जोन है, ठीक है। इसमें हमने ये 4 बार्स डाली हुई हैं जिनका क्षेत्रफल AST है, ठीक है। और इस बार से बीम के नीचे के सिरे तक की जो दूरी है, ठीक है, एंड टू एंड, तो उसे हम बोलते हैं क्लियर कवर, ठीक है। क्लियर कवर और कवर दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें डिफरेंस केवल एक बार के सेंटर से है और एक बार के सिरे से है, केवल इतना ही इसमें फ़र्क है। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर हमने बीम के ऊपरी सिरे से न्यूट्रल अक्ष तक की दूरी x मान लिया कि हमने ये दूरी x है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, अगर हम इस टोटल d में से यहाँ से यहाँ तक का जो d है आपका, यहाँ से यहाँ तक का जो d है आपका, इसमें से अगर हम ये घटा दें तो ये आ जाएगी d - x, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, d - x, ठीक है। तो ये आपका बीम तैयार हो चुका है। इस प्रकार से हम बीम का डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए इसमें जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि B क्या है, D क्या है और कैपिटल D क्या है, ठीक है।
कवर क्या होता है, AST क्या होता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं हम स्ट्रेन डायग्राम की, ठीक है। स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति, यानी कि अगर किसी खंड में कोई दोष आ जाए तो उस दोष को ही हम विकृति कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका बीम है, जब उस पर लोड लगता है तो वह भार के कारण थोड़ा झुक जाता है, यानी कि उस खंड में दोष आ गया, यानी कि उसमें विकृति भी आती है, इसलिए हम विकृति का एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि विकृति जब होती है, जब किसी बीम पर लोड आता है तो उसकी जो ऊपर की परतें होती हैं वे थोड़ा सिकुड़ जाती हैं और जो नीचे की जो परतें होती हैं वे थोड़ा खींच जाती है, ठीक है। यानी कि ऊपर की परतें सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है, छोटी हो जाती है यानी कि, और जो नीचे की परतें होती हैं वो थोड़ा बड़ी हो जाती है। तो इसी आधार पर इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। जो ऊपर की परतें हैं वे विकृति के कारण थोड़ा छोटी हो जाती है और जो नीचे की परतें हैं वे विकृति के कारण बड़ा हो जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम स्ट्रेस डायग्राम की, ठीक है। स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है आपका? यानी कि प्रतिबल आरेख जो होता है आपका, जब किसी बीम पर कोई लोड आता है तो उसमें प्रतिबल उपजते हैं, ठीक है, उस बीम में प्रतिबल उपजते हैं। जो आपकी कंक्रीट होती है वो संपीड़न में तो, कंप्रेशन में तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए कंप्रेशन में क्या होता है, जो न्यूट्रल अक्ष होती है उससे ऊपर एक रेखीय नियम के अनुसार इसका कंप्रेशन स्ट्रेस बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ता हुआ जाता है। और जो बीम का सबसे ऊपरी सिरा होता है, सबसे ऊपरी सिरा जो बीम का होता है उस पर इसका मान मैक्सिमम होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रल अक्ष से जो नीचे का क्षेत्र होता है उस पर क्या होता है, उस पर कंक्रीट जो है तनन प्रतिबलों को वहन नहीं करती है, ये माना जाता है, ठीक है। उसमें केवल जो आपका रेनफोर्समेंट डला हुआ होता है, जो उसमें आपका रेनफोर्समेंट डला हुआ होता है, ये माना जाता है कि तनन प्रतिबल केवल वही बियर करता है, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपका रेनफोर्समेंट डला हुआ होगा, कंक्रीट पर आने वाले बल केवल वही लेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, इसके बारे में बात कर रहा था मैं। स्ट्रेस डायग्राम, तो चलिए अब बात करते हैं हम स्ट्रेस डायग्राम की, ठीक है। स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है? स्ट्रेस डायग्राम में जो आपकी न्यूट्रल अक्ष होती है, आपकी जो न्यूट्रल अक्ष होती है, ठीक है, न्यूट्रल अक्ष जो होती है आपकी, उससे ऊपर का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, न्यूट्रल अक्ष से ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो रेखीय मार्ग से चलता है, ठीक है। रेखीय मार्ग में उसमें प्रतिबलों का वितरण होता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी कंक्रीट होती है वो संपीड़न में तो अपनी पर्याप्त सामर्थ्य रखती है, लेकिन जो उसका टेंशन जोन होता है उसमें केवल जो आपका रेनफोर्समेंट डला हुआ है केवल वही प्रतिबलों को ग्रहण कर पाता है, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं हम स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं हम स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। इसमें जो बल शून्य रेखा पर इसका मान होता है वो तो शून्य होता है, और जो बीम का ऊपरी सिरा होता है उस पर सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस का डायग्राम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस डायग्राम। अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम की, ठीक है। इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है आपका? इसमें जो आपके प्रतिबल होते हैं उन्हें हम समतुल्य प्रतिबल मान लेते हैं, ठीक है। जो आपका टेंशन में जो प्रतिबल होता है सिग्मा ST, उसे हम m से भाग देकर समतुल्य प्रतिबल बना लेते हैं। तो ये था आपका स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम और इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम। इनके बारे में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो आपकी क्रिटिकल एक्स है और एक्चुअल एक्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी क्रिटिकल एक्स की। क्रिटिकल एक्स आपकी क्या होती है? क्रिटिकल NA, ठीक है, क्रिटिकल न्यूट्रल अक्स। क्रिटिकल न्यूट्रल अक्स में क्या होता है, जब हमें सिग्मा ST और सिग्मा CB के मान दिए हुए हों, जैसे कि ये आपका सिग्मा CB हो गया और ये हो गया आपका सिग्मा ST, ठीक है। जब इनके मान हमें दिए हुए होंगे
जब इनके मान हमें दिए हुए होंगे तो बच्चों आपने त्रिभुज का नियम पढ़ा होगा, ये दोनों के दोनों तो एक समरूप त्रिभुज की तरह हैं, ठीक है। तो आपने त्रिभुज का नियम पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी भुजाएं होती हैं उनका अनुपात दूसरी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यानी कि सिग्मा सी बी अपॉन सिग्मा एस टी अपॉन एम इज इक्वल टू होगा एक्स अपॉन डी माइनस एक्स के, ठीक है। ये m यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m सिग्मा सी बी अपॉन सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, ठीक है। इसमें जो x है वो आपकी क्रिटिकल x है, ठीक है। तो चलिए आगे हल करते हैं, इसे इधर भेज दो, m सिग्मा सी बी डी माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सिग्मा एस टी, ठीक है। अंदर गुणा कर दो इसकी, m सिग्मा सी बी इंटू डी माइनस एक्स m सिग्मा सी बी, ठीक है, बराबर x सिग्मा एस टी। इसे इधर ले जाओ, इधर क्या रह जाएगा, m सिग्मा सी बी रह जाएगा, और ये इधर जाके x सिग्मा एस टी और प्लस x m सिग्मा सी बी, ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लो, जब हम x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हो जाएगा m सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, और इधर क्या बचा हुआ है आपका m सिग्मा सी बी इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x के बराबर m सिग्मा सी बी इंटू डी अपॉन m सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, ठीक है। तो बच्चों जो ये आपका सूत्र आया है इसे हम बोलते हैं आपकी क्रिटिकल एन ए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आगे आने वाले सवालों में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपके एक्चुअल एक्स की, एक्चुअल एन ए। एक्चुअल एन ए क्या होती है, आपकी वास्तविक उदासीन अक्ष जो होती है आपकी, ठीक है। जो आपका कंप्रेसिव जोन होता है और टेंशन जोन होता है, ठीक है। हम इनका इसमें आघूर्ण लेते हैं, ठीक है। किसके सापेक्ष, जो आपकी न्यूट्रल अक्ष होती है उसके सापेक्ष हम इनका आघूर्ण लेते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूट्रल अक्ष के सापेक्ष कंप्रेसिव क्षेत्र और टेंसाइल क्षेत्र का जो आघूर्ण लिया जाता है उससे हम आपकी वास्तविक एन ए निकालते हैं, ठीक है। उदासीन अक्ष सापेक्ष, ठीक है। जब हम उदासीन अक्ष के सापेक्ष इनका आघूर्ण निकालते हैं तो जो संपीड़न जोन का आघूर्ण होगा और टेंसाइल जोन का आघूर्ण होगा वो दोनों के दोनों बराबर होंगे, ठीक है। संपीड़न क्षेत्र का उदासीन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण बराबर होगा तनन क्षेत्र का उदासीन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई आपकी। तो आगे बात करते हैं हम, जो टेंसाइल जोन होता है, ठीक है, और जो उसका गुरुत्व केंद्र होगा, हम उस गुरुत्व केंद्र से इस उदासीन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आपकी x होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आपकी b होगी। तो उसका पहले हम क्षेत्र निकालेंगे, संपीड़न क्षेत्र यानी कि इसका क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा b गुणा x, ठीक है। और जो ये आपका चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपका संपीड़न जोन, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी x/2, ठीक है। तो गुणा हो जाएगी इसकी x/2 से बराबर। ऐसे ही जो आपका टेंसाइल जोन है उसका आघूर्ण, ठीक है। टेंसाइल जोन आपका कितना है, ये पूरा का पूरा आपका टेंसाइल जोन है। इसमें जो आपका कंक्रीट है, तनन क्षेत्र में जो आपका कंक्रीट है उसे हम गणना में नहीं लेते, और बल्कि जो इसका
इसमें जो बार्स डली हुई है, रेनफोर्समेंट किया हुआ है, उसका आघूर्ण हम इस उदासीन अक्ष के सापेक्ष लेते हैं, ठीक है। और इसे हम समतुल्य बना लेते हैं। इस्पात के समतुल्य कंक्रीट का आघूर्ण, इस्पात के समतुल्य कंक्रीट का समतुल्य क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, MAST हो जाएगा, MAST। और इस AST की यानी कि इस इस्पात के क्षेत्रफल की इस उदासीन अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, D-x, ठीक है, ये हो जाएगी D-x। तो इसे हम bx²/2 बराबर MAST इंटू D-x ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्चुअल NA का सूत्र, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, आगे आने वाले सवालों में इसका भी बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। आप देख रहे होंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण के लिए जब हम x का मान निकालेंगे तो आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य का सूत्र, जो होता है -b ± √b² - 4ac/2a। इससे हम इस x का मान निकालेंगे, ठीक है। आगे जो आने वाले सवाल हैं उनमें प्रतिरोध आघूर्ण भी निकाला जाएगा, और जो भी प्रतिरोध आघूर्ण निकाला जाएगा उसमें हम ज़्यादातर महत्व हम केवल वास्तविक NA, एक्चुअल NA को ही देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है कि एक्चुअल NA क्या होती है और क्रिटिकल NA क्या होती है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।